हे एवरीवन, मैं हिना शर्मा। देखिए, लास्ट वीडियोस में हमने ये यूजीसी नेट 2025 का जो था इसका पेपर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में किया है। अभी हम पेपर 2 करेंगे, जो कि है कॉमर्स। 7 जन 2025 में ये हुआ था। ये दिसंबर 2024 का पेपर है। ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। चलते हैं। फिफ्टी क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द सिक्योरिटीज थ्रू। तो क्या, कैसे रेगुलेट करता है, किस किस का यूज करता है? तो ये आपके रेगुलेशन, रूल, गाइडलाइन, स्कीम और ऑर्डर सभी चीजों का यूज करते हैं। तो इसके लिए ये आंसर हो गया इसका करेक्ट। और मैं इसमें बता रही हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं क्या बताऊंगी कि इसी पेपर के थ्रू मैंने किया है अपना जेआरएफ। तो क्या अप्रोच थी मेरी ये, और किस तरीके कुछ क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूजन, तो उसमें मैंने क्या अप्रोच लगाई जो मैंने जेआरएफ क्लियर किया। देखिए, इसमें तो कुछ नहीं था। इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में ये सारी ही चीजें नोट डाउन करके मैंने, मेरे पास थी नोट्स में कि सेबी किसका यूज करता है। तो ये मुझे लर्न था। ठीक है, आगे देखिए। आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पर। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्स राइजेस, अगर किसी के प्राइस राइज कर रहे हैं एंड द डिमांड फॉर सब्सिडी, देखो एक्स है, वाई है, प्राइस उसका राइज कर रहा है, तो डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड वाई, जो ये गुड वाई है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये बताना है। इसका प्राइस अगर बढ़ रहा है, अगर इसको मैं टी मान लूं और इसको मैं कॉफी मान लूं, जो एक सबसे पुराना एग्जांपल है, सभी को पता होगा सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए। अगर टी का प्राइस राइज हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड जो होगी कॉफी की उसको राइज कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है राइज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, बेसिक्स, बेसिक्स से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फाइनेंस से है। एक प्रपोजल में जो आउटफ्लो है वो 18,500 का है। ठीक है, और वो एक्सपेक्टेड जनरेट इनफ्लोज का, इनफ्लो ये होने वाला है हर ईयर में, पहले साल में सेकंड। तो उन्होंने कहा जो पे बैक पीरियड का आपको बताना है टाइम। पे बैक पीरियड मतलब ये 18,500 हम कितने दिन में कवर कर लेंगे। जो आउटफ्लो करा है वो, उस इनफ्लो को आप कितने दिन में कवर करोगे। तो सिर्फ क्या करना है, हमें ऐड करना शुरू करना है। हमने फर्स्ट ईयर के 8,000 लिए, सेकंड का लिया 6,000। ठीक है, तो इसको टोटल करा 14,000, तो अभी भी कवर नहीं हुआ। थर्ड ईयर का लेंगे 4,000, तो ये हो गया 18,000। अभी भी कवर नहीं हुआ, 500 रुपये बचा है। तो नेक्स्ट फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में क्या है, 2,000 है। तो 2,000 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 500 रुपये की जरूरत है। तो 2,000 का 500 रुपये क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है ना, 1/4 होगा। तो ये पहली बात तो 3 साल हो गए, और 3 साल, अब ये 2,000 का 500 रुपये क्या है, 1/4 है। तो 12 महीने का भी हम क्या निकालेंगे, 1/4। ठीक है, या फिर आप एक का 1/4 निकालते हैं, मतलब 1 ईयर का 1/4 निकालते हैं, तो उसे आप 0.25 कहेंगे। अब इसको 3 ईयर्स और 0.25 इसको प्लस कर देंगे, तो ये आपका होगा 3.25 ईयर्स में। क्योंकि अगर मैं इसको पूरा ले लेती, तो वो 2,000 रुपये अगर मैं जोड़ लें तो हो जाएगा 20,000। तो हमें 20,000 का नहीं बताना, हमें 18,500 का बताना है। तो 18,000 तो हमारा 3 साल में हो गया है। फिर नेक्स्ट 2,000, लेकिन 2,000 का तो हमें 1/4 ही चाहिए। तो ऐसे ही 1 साल का भी हम मानेंगे कि वो 1/4 में ही हो रहा है। साल टाइम भी 1/4 कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 3.25। नेक्स्ट देखिए, इसमें पीवी रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, आपको एक्चुअल सेल्स दी हुई है, एंड आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला ये पहले पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, हम इस तरीके से एक्चुअल सेल माइनस बीईपी हमारा फॉर्मूला होता है, तो इससे हम बीईपी निकाल लेंगे। तो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें दिया है 8,000, इक्वल टू एक्चुअल सेल दी है 48,000 माइनस बीईपी। तो बीईपी अगर मैंने निकाल लिया, तो ये मेरा 48,000 माइनस 8,000 अपॉन 40,000 हो गया। बीईपी क्या आ गया, 40,000। तो जो हमारा एक फॉर्मूला होता है पीवी रेशो का, बीईपी अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है, तो बीईपी इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने पीवी रेशो क्योंकि हमसे पूछा था,
और इसमें से एक भी ऐसा नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो इन तीनों की हेल्प से हो जाए। तो फिर हमें उसमें एक फॉर्मूला देखा कि बीईपी से इस तरीके से निकल सकता है। तो अभी बीईपी क्या है हमारा 40,000 है, फिक्स कॉस्ट हमें दी है 12,000, पीवी रेशियो ही हमें फाइंड आउट करना है इनटू 100, 20 से 20 कट, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पीवी रेशियो इधर ले लेंगे एंड 12,000 अपॉन ये जो 400 है इसे इधर आ जाएगा 400, तो 20 से 20 कटा, 4 से कटा 3030, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉर्मूले पी उसके आपको एक पेज पे पूरे पे लिख लेना है। To what degree will there be rule and regulation to direct employees and manager? Employee and manager को आपको डायरेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ये फॉर्मलाइजेशन में आता है। डिपार्टमेंटाइजेशन क्या है? डिपार्टमेंटाइजेशन क्या है कि डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए हेड के हिसाब से। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या? पावर को डिवाइड करना। सेंट्रलाइजेशन है कि एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है वो ही सबको ऑर्डर दे रहा है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइजेशन फॉर्म है या सेंट्रलाइजेशन वहाँ है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि एक व्यक्ति है, कुछ पावर्स इधर 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, फिर वो आगे 2 लोगों को अकॉर्डिंगली काम के अकॉर्डिंग आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बार-बार इन सबको इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत, इसको इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो इससे कनेक्ट करेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं जब पावर का हमने थोड़ा बहुत अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें एक नया वर्ड है बाउंड्री स्पिनिंग। मैंने कभी ये और पीवाईक्यूज में मैंने तो ये नहीं पढ़ा था बाउंड्री स्पिनिंग, जो मैंने 5-6 साल के पीवाईक्यू किए थे अपने जेआरएफ करने के लिए। तो फिर अगर ये वर्ड आया है तो ये नेक्स्ट टाइम भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसमें यहाँ लिखा है कि बाउंड्री स्पेनिंग क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एक्सटर्नल रिलेशंस बाय स्पेनिंग द बाउंड्रीज। मतलब अपनी, जैसे कोई मैनेजर है तो मैनेजर अगर दायरा बढ़ा रहा है, एक्सटर्नल रिलेशंस बढ़ा रहा है, ठीक है। Boundaries for the accomplishment of business objective. It refers to a situation where an individual or an organization crosses the boundaries of social group. अपने ग्रुप से मतलब अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज करना मैनेजर के द्वारा इस तरीके, और किस लिए? अपने अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो उसे बाउंड्री स्पेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेमा? फेमा का एक्ट आपका आया है 999 में, जो मैंने यहाँ भी लिखा है, और ये कहाँ अप्लाई होता है? अप्लाई टू इंडियन citizens who reside more than 182 days in the preceding year। मतलब पुरानी पिछली साल में 182 डेज रहा हो, ऐसे इंडियंस पे ये अप्लाई होता है फेमा। तो इसमें अब इसके फीचर्स के बारे में हमसे पूछा है। तो फीचर्स, पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट पेमेंट टू एंड फ्रॉम द पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री। तो रेगुलेशन ऑफ पेमेंट, क्योंकि FE का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, तो रेगुलेट पेमेंट तो करेगा ही, ठीक है। होल्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं। और फिर दूसरा आउटसाइड, आउटसाइड से नहीं। RBI can restrict the transaction from capital account even if it isn't by authorized person। मतलब ट्रांजेक्शन फ्रॉम रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, आरबीआई के पास इसकी पावर्स हैं। ऑल फॉरेन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर टू बी डन थ्रू फेमा ऑथोराइज्ड पर्सन। तो यस, ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ही सारी एक्टिविटीज करी जाती हैं। तो फेमा अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, अब्रॉड नहीं, इंडियन सिटीजन पे ही होता है जो कि 182 डेज रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर में। तो एब्रोड वाला पॉइंट ही नहीं है, इस वजह से ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन ही मैंने ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आपके पॉइंट्स हो गए ACD, बी इमूवेबल प्रॉपर्टीज आउट, ये फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब करेंसी। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, टोटल प्रोडक्शन, ये इसके रिलेशन है, इसका आपको पता होना चाहिए। टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, कि जब ये इंक्रीज करेगा तो इस तरीके से ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करता है, ठीक है। और फिर जब ये मैक्सिमम होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब ये डिक्लाइन करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें। तो इसमें हमसे पूछा है कि टीपी इज मैक्सिमम। तो जब अगर टीपी मैक्सिमम है, ये रहा टीपी मैक्सिमम है, तो एमपी क्या होगा? एमपी होगा 0। तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज 0, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये आपका टीपी है, ये एमपी है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए, जो सेक्शंस हमें इसमें दिए हुए हैं, उस सेक्शन ना कभी कभी हमें इस तरीके से दिए होते हैं जो उसमें जिनके बारे में दिया हुआ होता है ना, उनका ऑर्डर। जैसे ए, देखो यहाँ पर ADD, ADJ,
ए एफ और ए एस। तो सबसे पहले आपका ए डी डी आएगा, तो सबसे पहले आप इसको सी से मिला सकते हैं। और ये डी और जे, तो ये सी के बाद डी, इससे सी के बाद डी हुआ और डी के बाद नहीं बी, सॉरी बी पहले से था। एक मिनट, हाँ। तो उसमें क्या करना है, इनको ना सीक्वेंस में लगा सकते हैं, लेटर्स का सीक्वेंस देख के। तो सबसे पहले अगर स्पेलिंग में देखें कौन आएगा, सबसे पहले सीक्वेंस में ये आएगा, तो इससे ये सबसे पहले वाला जो बी है ये हो जाएगा। फिर आपका आएगा सी, तो इन दोनों में से यही आएगा, सी से कर लिया। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो ये है आपका डी, हाँ। एंड डी का हो जाएगा 1 लास्ट वाला, ठीक है। तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं कि एड्रेसिंग के बारे में 2-1 बी में दिया है, एजुकेटिंग ऑफिसर के बारे में 2-1 सी में दिया है, अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में आपको 2-1 डी में दिया है, एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के बारे में। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड है, तो इसकी डिटेल्स अगर आपके पास हो तो एक पेज पर लिस्ट जरूर बना लीजिएगा रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following structure of the marketing department will be most suitable for the companies that produce many product and many market, है ना। प्रोडक्शन में भी स्पेशलाइजेशन हो रहा है और मार्केटिंग में भी, मतलब तो ये मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मोर देन 1 और 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मिक्स होता है। तो इसलिए इसमें मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होने वाला था। ये हम मिक्स की बात हो रही है, प्रोडक्ट भी और मार्केट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज अ सर्टेन, सर्टेन नहीं होता अनसर्टेन होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो मेरे 2 ऑप्शन तो निकल गए। अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम अ मोस्ट ट्रू काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये ट्रू का। काउंटेबल क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस टेबल सीरीज भी होती है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो ये कंटिन्यूअस होती है। तो इसमें आपके काउंटेबल नंबर्स, काउंटेबल्स नंबर काउंट A contains random where can assume at most 2 काउंटेबल होते हैं डिस्क्रीट में होता है काउंटेबल। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि डेसिमल का नंबर भी आ सकता है, तो ये नहीं है। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम एट अ मोस्ट काउंटेबल, काउंटेबल आपका डिस्क्रीट से रिलेट करता है, तो ये ट्रू होगा। रैंडम वेरिएबल फंक्शन ऑफ अ सिंपल स्पेस, देखिए सी ए कट गया तो इसमें नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो बचा सिर्फ यही ऑप्शन, क्योंकि बी कॉन्टिन्यूअस में काउंटेबल नहीं है, डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शंस कट गए, तो हमारे पास यही बचता है। तो बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सिंपल स्पेस है, द रैंडम वेरिएबल इज अनसर्टेन क्वांटिटी, अनसर्टेन क्वांटिटी होती है, हुज वैल्यू डिपेंड ऑन चांस, मतलब किसी और पे डिपेंड है, तो इसलिए अनसर्टेन क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट सेक्शन वाइज फ्रॉम सेक्शन 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन सबको आपको सीक्वेंस में लगाना है 14 to 18 में। सबसे पहले क्या है जो इससे रिलेटेड है, वो है 13, सेक्शन 13 कंसेंट। तो कंसेंट कब होगा, कंसेंट जब होगा जब फ्री कंसेंट होगा, जो कि सेक्शन 14 में है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो 18 में है, एंड फ्रॉड ना हो 17, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए 16, और कोएरेशन होता है जबरदस्ती या फिर चाकू दिखा के या बंदूक दिखा के कोई साइन वगैरह करा लेना, तो वो 15। इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो आपका सबसे पहले हो जाएगा फ्री कंसेंट ए, एंड फिर होगा 15 कोएरेशन, डी होगा आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, सी फ्रॉड, एंड लास्ट में बी 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये इसके लिए ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द बाइंग डायनामिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। बाइंग डायनामिक्स मतलब जो कंज्यूमर परचेज करने से पहले क्या सोचता है, क्या वो सब चीजें। तो देखिए ए पढ़ते हैं, टू सक्सेसफुली कंप्लीट इन द मार्केट एंड क्रिएट कस्टमर वैल्यू मैनेजर मस्ट फुली अंडरस्टैंड द रियलिटी रेदर देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नहीं, रियलिटी की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी की जरूरत है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। इन मार्केटिंग परसेप्शन आर मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। परसेप्शन, कंज्यूमर का परसेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। पीपल इमर्ज विद द सेम परसेप्शन, सब जो कंज्यूमर है, पीपल है, उनका सेम परसेप्शन होगा सेम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे कंज्यूमर्स के लिए सेम ऑब्जेक्ट अलग चीज होता है। किसी को लग्जरी की जरूरत है, ठीक है, और किसी अपनी बेसिक नीड्स पे ही बैठा हुआ है, बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो
जो एक व्यक्ति है जिसको बेसिक नीड की ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो लग्जरी को नहीं देखेगा। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसके पास अर्निंग अच्छी है, तो उसके लिए लग्जरी भी खरीदेगा वो। लेकिन ये व्यक्ति जिसकी इनकम लो है, वो लग्जरी नहीं खरीदेगा। तो उनका परसेप्शन सब चीजों के लिए अलग होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए अभी मुझे क्या पता चला कि ए और सी मेरा गलत है, तो ए इसमें आ रहा है, इसे काटेंगे, सी इसमें आ रहा है, इसे काटेंगे, तो सिर्फ आंसर हमारे पास यही बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जेआरएफ में के लिए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर आर कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकर्स एंड आर सब्जेक्ट टू मेनी कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस। हाँ, कंज्यूमर बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, सोशल एंड पर्सनल। ठीक है, लेकिन इनमें से कहा कि पर्सनल से वो ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसको ये आपका गलत हो जाएगा। तो सिर्फ बी और डी यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्या है, इकोनॉमिस्ट है और इनकी कंट्रीब्यूशन मतलब इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं। ठीक है, इनकी एक लिस्ट बना लेनी है आपको ऑथर और बुक्स की, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो एडम स्मिथ आपको किससे रिलेट करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन से रिलेट करते हैं। ए का हुआ थर्ड, यहाँ 2 जगह दिया हुआ है। आपका मार्शल हो गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जे.आर. हिक्स हो गया आपका वैल्यू एंड कैपिटल, एंड विल्सन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके लिए आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट प्रिसाइज का थोड़ा सा मतलब होता है एक्यूरेट वन। तो ये देखिए, ये तीनों जो है एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव, ये आपके क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव है। एक्सपेरिमेंटिव क्या है, क्वांटिटेटिव है, कुछ नंबर्स में आपको रिजल्ट देगा। तो इसलिए इन सब में थोड़ा सा प्रिसाइज एक्यूरेट ये हो सकता है, जहां थोड़े नंबर पता हो, यहाँ कोई हमें नंबर्स नहीं पता होता। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन प्रॉपर सीक्वेंस टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जब आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना है, या फिर आप इसका सिंपल समझिए कि आपको एडवर्टीजमेंट देना है, ठीक है, एडवर्टाइज करना है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए कि आपको किसके लिए एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। आप अर्बन के लिए बना रहे हैं, रूरल के लिए बना रहे हैं, आप एशिया के लिए बना रहे हैं, या अफ्रीका के लिए बना रहे हैं, तो आपको टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, जो चूज द कम्युनिकेशन मिक्स, चूज द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। टारगेट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उन्हें क्या बताना है आपको, तो ये आपका हो गया सी। उसके बाद डिजाइन द कम्युनिकेशन, कहना क्या है, ए। क्योंकि पहला तो मुझे सी से ही आइडिया हो गया था कि सी से स्टार्टिंग है, तो ये दोनों तो कट गए, सिर्फ बचे ये आगे। ए कम्युनिकेशन, सिलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल एंड चूज द कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेशन चैनल में क्या आता है, कम्युनिकेशन चैनल में ये सारी चीजें आती हैं। एंड कम्युनिकेशन मिक्स में क्या आता है, आपका ये आता है कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो सोशल मीडिया से करेंगे, वेबसाइट पे करेंगे, मेला एग्जीबिशंस जो होते हैं, मेले होते हैं, या किसी इवेंट में, या पब्लिक रिलेशन, पर्सनली स्पॉन्सरशिप करेंगे, सेल प्रमोशन करेंगे, ऑनलाइन मीडिया। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन मिक्स है। क्या कौन कौन से तरीकों से करने वाले हैं, इससे एक से ज्यादा तरीके भी आप यूज कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन चैनल क्या है आपका, कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, ईमेल है, फोन कॉल से करेंगे, इसमें से भी आप तरीके हैं ये। ठीक है, इनके ये लिस्टिंग है, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसका सीक्वेंस आपका ये होगा कि सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, फिर आपको उनसे क्या कहना है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो पता होना चाहिए, फिर आप अपना एक रिटर्न में तैयार करेंगे। उसके बाद आप चैनल चूज करेंगे कि आप किसके थ्रू जाएंगे। लास्ट में आप कहाँ कहाँ आपका एडवर्टीजमेंट आने वाला है, कहाँ कहाँ दिखेगा, तो वो आपका कम्युनिकेशन मिक्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 66, arrange the following step involved in the preparation of process account where there in work in progress। सिंपल, ये क्वेश्चन पहले कभी भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ यहीं से देखना शुरू किया कि पहले क्या आएगा, एंड में क्या आएगा, ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करी। तो मैंने सारे पढ़े। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब चीजें बाद में बनेगी। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, prepare a statement of equivalent production, determine and analyze the number of physical unit in the form of input transferred from previous process and output। सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम प्रीवियस को बेस मानते हुए करते, तो इसलिए मैंने सोचा कि ई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और लास्ट में हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का हमें कोई भी अकाउंट बनाना है, क्या प्रोसेस चल रही है, तो उसके हिसाब से मैंने सिर्फ यही लगा दिया।
अंदर के पॉइंट्स को देखा भी नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं था, किस कहीं भी पीवाईक्यूज में भी नहीं था, सिलेबस में भी नहीं था। तो सिर्फ मैंने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं अटकाने के लिए, परेशान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स डिफाइन मेथड फॉर कंप्यूटिंग आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस आपका 92C होता है, और आर्म लेंथ प्राइस आपका क्या होता है कि जो अपने ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन से, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई स्टॉक या कोई भी सामान बेच रहे हैं, तो वो प्राइस क्या होगा, ठीक है ना, उसे आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल नेटवर्क ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा बताना है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप फेसबुक सब चला रहे हैं, ट्विटर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग एक इन सब चीजों का किसी का पार्ट हो सकता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सेकंड इसके लिए करेक्ट आंसर है। 69, इसमें सेक्शन दिए हुए हैं आपको इनकम टैक्स के, और उसके बाद बताना है कि इन पर जो टीडीएस कटता है सेक्शन में किसकी बात हुई है, किस पे टीडीएस की बात हुई है। तो 194 में आपकी डिविडेंड की बात होती है, 194, एंड 190C में आपकी कॉन्ट्रैक्टर, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर की बात होती है, 194C, एंड ई फॉर एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन के लिए होगा। एंड आपका एफ बचता है लास्ट में, म्यूचुअल फंड, एफ फंड का एफ। तो ऐसे ही कुछ करके आपको इसे याद रखने के लिए चाहिए होता है। और जिसके पास अगर जैसे कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है और उनके पास ये सब लिखा हुआ नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये लिस्ट भी दी है। इसमें आपके कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है, पहले पूछा हुआ है ये पीवाईक्यू में कि 194 आई है, ये आई बी किससे रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड। रेंट जब कोई पेड कर रहा है तो टीडीएस रिसीव कर रहा है, तो टीडीएस क्या होगा, कटेगा, ठीक है ना। बाकी सैलरी आपका 192 में ए प्रीमेच्योर विड्रॉ फ्रॉम ईपीएफ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये 10% होता है। कैजुअल इनकम पे 30% होता है टीडीएस, ऑनलाइन गेमिंग पे भी 30%, स्पोर्ट्स पे भी 30%, इस तरीके से होता है। बाकी में थोड़ा और डिफरेंस भी होता है अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन यहाँ पे पूछा था, तो ऐसे ही मैंने सेक्शन और भी बता दिए, तो इसकी लिस्ट आप बना सकते हैं। इसके लिए आपका फर्स्ट ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following are the disadvantage of graphic rating scale as an appreciation tool? ग्राफिक्स रेटिंग स्केल में क्या होता है कि आप उसमें ये लिख लेते हैं कि गुड बैड वगैरह वाला, तो उसका कोई स्टैंडर्ड जो है वो क्लियर नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, तो इसलिए ए होगा डिसएडवांटेज, ठीक है। हेलो इफेक्ट हो सकता है। हेलो इफेक्ट क्या है कि एक चीज किसी को आपने, हेलो इफेक्ट पहले तो ये होता है कि आपने कोई देखा कि गाड़ी से उतर रहा है कोई, तो ये बड़ी गाड़ी से कोई उतरा है जो ड्राइव कर रहा है, तो वो अमीर होगा, ऐसा हेलो इफेक्ट है। उसके बाद तो वो पढ़ा लिखा भी होगा, ऐसा हम सोच लेते हैं, चाहे वैसा हो या ना हो, तो उसे हेलो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं, डिफिकल्ट टू, लीनियंसी, लीनियंसी मतलब जेंटल, इसका वैसे मीनिंग देखें तो जेंटल होता है, जेंटल सॉफ्ट, तो मतलब इसे लोग हल्के में ले लेते हैं, ऐसा कोई खास इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये आपके ए बी और ई इसके डिसएडवांटेज वाले होंगे। और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, डब इजीली बन जाता है, इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, ग्राफिक रेटिंग आर कंसिडर्ड इजी टू यूज, लो कॉस्ट, दिस होल्ड ट्रू पर्टिकुलरली कंपेयर टू मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब ये थोड़ा इजी रहता है और मोर कॉम्प्लेक्स असेसमेंट मेथड से रेटिंग स्केल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें करेक्ट बताना था, तो करेक्ट आपका आंसर ये है, ऑलिगोपॉली का इक्विलिब्रियम एम आर इक्वल टू एम सी पे होता है। परफेक्ट का बात करें तो आपका वो होता है मार्जिनल कॉस्ट एंड ए आर पे, एम आर, हाँ मतलब बाकी तीनों के लिए मार्जिनल कॉस्ट आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इन तीनों के लिए। इसमें टोटल से कर रखा है, इसमें एवरेज से कर रखा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सारे गलत हैं और ये ट्रू है। मार्केट का पूरा चारों का चार्ट होना चाहिए आपके पास, सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, द फिजिकल स्टेट ऑफ एन एक्सपीरियंस मीनिंगफुल ऑफ द वर्क, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। वैसे तो ये सारे ही हैं जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल के, ये सारे ही 5 पॉइंट हैं, लेकिन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, तो अभी नीचे मैंने दिया होगा वो एक्सप्लेनेशन में। मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क में कौन कौन सी चीजें आती है, तो मीनिंगफुल में आपका स्किल आती है, आपकी सी टास्क आइडेंटिटी आती है, और आपका ई टास्क सिग्निफिकेंस आता है।
ठीक है, ये 3 चीज़ आती हैं, ये ऑटोनॉमी और फीडबैक आपका मीनिंगफुल टू वर्क में नहीं आता है। अब ये आगे देख लेते हैं, तो फिर ये बाकी किस में आते हैं और क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। ठीक है, ये जो आपका मॉडल है वो आपका दिया है ग्रेग आर ओलहम एंड जे रिचर्ड हैकमैन। ठीक है, स्किल वैरायटी का क्या मतलब है, जो अभी हमने पढ़ा है ये थर्ड। 3 आपके जो मीनिंगफुल टू वर्क में आते हैं, ऑटोनॉमी जो है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क आउटकम में आता है, एंड फीडबैक जो है आपका वो आपका नॉलेज ऑफ रिजल्ट ऑफ वर्क में आता है। तो ये आपको इसको नोट डाउन जरूर कर लेना है, या अभी पूछा है तो इसको रिपीट होने का भी चांस हो सकता है। ठीक है, तो स्किल वैरायटी क्या है, द एक्सटेंट टू विच अ रोल रिक्वायर डाइवर्स एबिलिटीज, मतलब एम्प्लॉयज की स्किल के बारे में बात हो रहा है। टास्क जैसा भी उन्हें टास्क मिला है उस वो आइडेंटिटी हो उसकी, मतलब कुछ लोग समझे उसके काम को, ऐसा नहीं है कुछ अहमियत देखे, हाँ कुछ है उसका काम। टास्क सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस रियलिटी इन अचीविंग ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, वंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी सभी की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ऑटोनॉमी, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस गारंटिंग फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, मतलब कोई भी एम्प्लॉय को आपने कितना इंडिपेंडेंस, कितना ऑटोनॉमी है उसे। फीडबैक, आपको रेगुलर एवेल्युएशन, उनकी परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन, और फिर इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए जो कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज कोड ऑफ इंडिया रेगुलेशन इन दी असेंडिंग ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। इनका इनेक्टमेंट के बारे में बात करनी है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो मैंने सारी डेट्स इसमें लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखिए हमारा डी है, क्योंकि ये 1998 में आया है। सबसे लास्ट का आपका होगा 2018 का, लेकिन इसमें ना ये नहीं दे रखा, ए किसी में भी नहीं दे रखा है लास्ट में, लेकिन डी का सबसे है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बी, तो बी है 2008। फिर आपका ए के लिए ही कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका डेट मैंने कई बार चेक कर लिया, 2018 ही मुझे मिल रहा है और कोई दूसरी डेट मिल ही नहीं रही है। लेकिन बाकी सब आपका सीक्वेंस में है। देखिए, सी 2014 है और ई 2015, तो ये दोनों सीक्वेंस में आएंगे, तो इसी को इसको ही करेक्ट आंसर मानेंगे। ए का 2018 के अलावा मुझे कोई डेट नहीं मिली है, तो मैंने वही नोट डाउन यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पर्सनल 74 है, पर्सनैलिटी टाइप दिया हुआ है और उसमें ऑक्यूपेशन, मतलब कैसी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमें कौन से ऑक्यूपेशन में जाना चाहिए। अगर हम सोशल हैं, लोग सोशल हैं मतलब सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं मतलब लोगों से बातचीत करना ये सब कर सकते हैं, तो टीचर, ये सोशल पर्सनैलिटी टाइप टीचर के लिए सूट करेगा, क्योंकि टीचर को सबसे बात करनी पड़ती है, पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ती है, बच्चों से भी बात करनी पड़ती है, और बच्चे सब एक तरीके के नहीं होते, कई तरीके के होते हैं। बी आपका कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल पुरानी चीजों को भी जानता है, कॉज एंड इफेक्ट जानता है, एक्सपीरियंस्ड है। कॉर्पोरेट मैनेजर इन्वेस्टिगेटिंग है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है तो मैथमेटिशियन हो गया, तभी वो नए रूल्स निकालो। रियलिस्टिक है तो मैकेनिक हो गया, जो रियलिटी में बिलीव करते हैं अभी क्या चल रहा है। ठीक है, नई चीज क्या चल रही है, D1। तो नेक्स्ट चलते हैं, सिर्फ मेरा सोशल टीचर से भी हो पता होता तो हो जाता। अभी देखिए, द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आरबीआई ने जो सेट करा हुआ है वो 12% है, एंड 9% होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो ये दोनों रेट्स आपको पता होने चाहिए, पीवाई रिपीट्स हो सकते हैं भी नेक्स्ट टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये क्वेश्चन चैलेंज किया था और ये एक्सेप्ट भी हुआ, तो ये ड्रॉप हो गया था। ठीक है, इन्होंने इसका आंसर सी दिया था, लेकिन इसका आंसर 4 होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे इनको मार्क किया था, तो इसका आंसर बाद में 4 ही माना था उन्होंने। ठीक है, इसका मार्क्स मुझे मिला था एक्स्ट्रा 2 नंबर। ठीक, तो अभी देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंपैरेटिव थ्योरी की। तो कंपैरेटिव थ्योरी में क्या बात होती है, पहले मैं आपको बताता हूँ। कंपैरेटिव थ्योरी में ये देखते हैं कि 2 कंट्रीज होती हैं, जैसे एक्स एंड वाई, और उनके 2 कंट्रीज हैं ए एंड बी, और उनके प्रोडक्ट हैं 2, एक्स एंड वाई, और फैक्टर एक ही होता है लेबर। ठीक है, उसी से उनकी क्या प्रोडक्शन हो रही है उसको कंपेयर किया जाता है, कौन कम कॉस्ट में ज्यादा बना रहा है। तो पहली बात तो देखिए क्या हो गया, 2 कॉमोडिटी, 2 कंट्री और 1 लेबर। तो 2-2-1, ये ध्यान रखना है, 2-2-1 कॉस्ट कंपेरेटिव से, जहां भी है डेबिट रिकॉर्ड भी है तो वहीं पे 2-2-1 आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले सी, हाँ सी तो होना, सी तो होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन हमसे पूछा नहीं, तो सी नहीं होनी चाहिए। सी यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, बचा क्या, सिर्फ ए। और मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ इसका ही पता था। ठीक है, तो इसी से मेरा क्वेश्चन हो गया। बाकी देख लेते हैं, ए बी ई इन्होंने दिया है, तो ये 2 इसमें क्या दिया है, 2-2-2, तो ये नहीं होता है, इसलिए ये इसमें आया, बी इसमें आया। फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है फैक्टर्स का,
इसीलिए दूसरों की कॉस्ट कम आ रही है और हम वहां से सामान मंगा ले रहे हैं। जब क्या होता है इसमें कॉस्ट कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में क्या होता है, जब दो कंट्री सेम प्रोडक्ट बना रही है, जैसे ए एंड बी है और ये प्रोडक्ट बना रही है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी 19 यूनिट बना रही है और बी क्या है सिर्फ 10 यूनिट बना पा रही है, तो इसको ये एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा और ये इनको चीप पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा यूनिट बना रहे हैं। तो ये क्या बी क्या करेगा, इसकी प्रोडक्शन बंद कर देगा और ए से ही कम रेट पे मंगा लेगा, क्यों अपना ज्यादा पैसा खर्च करना, तो इसमें कॉस्ट कंपेरेटिव होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन किया मैंने। और ये कैपिटल इंटेंसिव ओनली वाले वर्ड स्टेटमेंट ज्यादातर क्या होते हैं, गलत होते हैं, आपको उनको ध्यान दे लेना चाहिए कि ओनली कैपिटल नहीं, यहाँ पे लेबर की बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये फॉर्मुलेज देखिए सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक फॉर्मूला शायद इसमें से कुछ और है जो मैंने शायद नहीं लिखा है, यही फॉर्मूले, इसके सिर्फ यही फॉर्मूले हैं सारे, आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं। और अगर एक कुछ बच रहा है तो इस टेबल में देख लीजिए, इस टेबल में। ठीक है, एक ही बच रहा होगा शायद, अभी मैं बता देती हूँ कौन सा वाला है, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आप देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो ये क्या है आपका एमसीवी, तो एमसीवी ये रहा सबसे पहले, तो ये होगा आपका फोर्थ। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी और प्राइस की, तो आउटपुट निकलेगा। और ये एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी आउटपुट नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगी, है ना, कॉस्ट निकलेगी। भाई कितना आउटपुट बना रहे हो और कितने प्राइस पे, तो कॉस्ट निकलेगी ना, कॉस्ट आएगी, तो ये होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये वाला हो गया, इससे निकलेगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस। तो आपका ए से हो गया फोर्थ। अब डायरेक्ट प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा है, तो ये आपको कहाँ पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा है स्टैंडर्ड प्राइस, तो इसके लिए ये हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एवरेज, स्टैंडर्ड ये दो हो गए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल और स्टैंडर्ड प्राइस से आपको करा है मल्टीप्लाई, तो इसके लिए ये वाला हो गया। ठीक है, तो बचा ये मटेरियल मिक्स, हाँ ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। इसका जो फॉर्मूला है ये है ऊपर वाला, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई रिवाइज डिमांड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ये वाला सिर्फ यही फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ यही फॉर्मूला याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 78, when all the factor of production are change in same proportion, मतलब फैक्टर चेंज हो सकता है, इसी से मुझे पता चल गया कि लॉन्ग रन है ना, मुझे यहीं से पता चल गया था कि लॉन्ग रन है, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में फैक्टर वेरिएबल नहीं होते हैं, फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, शॉर्ट रन में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग रन में आप चेंज कर सकते हैं, और वो भी क्या कहा है इन्होंने, ऑल सारे फैक्टर चेंज कर सकते हैं, तो वो लॉन्ग रन ही होता है। तो सबसे पहले लॉन्ग रन ए तो आना ही आना है, देखिए ए यहाँ पर है, ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए, बचाइए। अब देखते हैं ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, इसका मुझे नहीं मालूम था कि इक्वल प्रोपोर्शन कहते हैं या नहीं कहते हैं। सी देखते हैं, रिटर्न टू स्केल, इसका मालूम है कि रिटर्न टू स्केल तो आ गया आएगा, रिटर्न टू फैक्टर और वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि अभी डी की बात में अगर देखूं तो डी तो मेरा इन दोनों ऑप्शन में ही नहीं है, इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में। अब मुझे देखना है ई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नहीं वेरिएबल ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए है ना, शॉर्ट रन के लिए है, तो ये वाला भी नहीं आने वाला है, तो ये नहीं आने वाला, तो ये कट गया और मेरा करेक्ट आंसर बचा ये। ठीक है, इस तरीके से आपको बस ये कि जहाँ से भी आपको जो भी चीजें मिल रही है ना, जैसे आपने नोट्स बनाए हुए हैं और आपको पीवाई जो आपने पीवाई क्यू करे होंगे और उनमें से ये पॉइंट्स वगैरह मिल रहे हैं, उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है और उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो उसको वही लिख लीजिए, वही नोट डाउन कर लीजिए पीवाई क्यू करते वक्त। और फिर जब लास्ट मंथ आपका बचता है या 15 दिन जो आपके पास बचते हैं, उनमें सिर्फ आपको अपनी कॉपी का रिवीजन करना है, क्योंकि सारी चीजें आप उठा उठा के कॉपी में लिखते हैं ना, और फिर उस कॉपी को रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर याद कैसे होगा, कुछ नहीं याद होगा। अब देखिए इसमें ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं, कॉम्प्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड होती है। ठीक है, सेक्शन 30 ऑफ इनकम टैक्स 1961 डिस्कस डिडक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ रेंट रेट, ये भी ट्रू है। अब देखिए सेक्शन 33 जो है आपके किसके बारे में बात करता है, प्रोविजन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, ये गलत है क्योंकि सेक्शन 32 बात करता है डेप्रिसिएशन के बारे में, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स, एनी एसेट्स नहीं, ये गलत है, एनी एसेट्स नहीं होता है, फिक्स्ड एसेट्स कह सकते हैं, सिक्योरिटीज है कि
एनी एसेट्स में तो आपका करंट एसेट्स भी आएगा, और करंट एसेट्स के ट्रांसफर से आपको कैपिटल गेन नहीं होता है। कैपिटल एसेट्स कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीजों से, जैसे शेयर, आपके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इनकी सेल परचेज से कैपिटल गेन होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, ये नहीं आएगा। अब देखिए डी नहीं आएगा, तो डी के लिए तो ये दोनों कट गए। अभी मैंने आपको बताया कि आपका सी नहीं आने वाला है, सी नहीं आने वाला, तो सी को भी काट दिया। अब ई पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के बारे में 22 सबसेक्शन 42 ए में लिखा गया है, तो हाँ, तो ये ट्रू कर देंगे इसको। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए इस पॉइंट्स को पीवाईक्यू करने का क्या तरीका। अब ये सारे पॉइंट्स इसमें देखिए सेक्शन 33 मैं बता देती हूँ, हाँ डेप्रिसिएशन इसमें नहीं होता, गलत है, लेकिन किस में होती है फिर, इसमें नहीं होती तो 32 में होती है। तो ये अगर आपकी कॉपी में कहीं नहीं लिखा है तो उसको मेंशन जरूर करना है आपको, जिससे कि आप अगली बार के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि रिपीट तो हो सकता है ना। अब इस बार 33 लिख दे तो अगली बार क्या पता 32 ही लिख दे, क्योंकि रिपीट होते हैं नेट में क्वेश्चन, यूजीसी नेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अरेंज द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय नीड हायर की थ्योरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है इन सारी एक्टिविटीज को देख के, इन सारी एक्टिविटीज को देख के। तो ये नीड हायर की थ्योरी जो थी आपकी मैस्लो की थी, ये आपको पता होगा, तो उसमें इन्होंने थोड़े से वर्ड्स चेंज करे हैं, तो आपको वो देखना है। तो सबसे पहले इंसान क्या देखेगा, इसमें क्या चाहिए, जो उनकी नीड हायर की थ्योरी होती है इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, फिर उसकी खुद की सेफ्टी होती है, सेफ्टी के बाद उसके रिलेशन आते हैं। तो एक वर्ड मुझे दिख रहा है सेफ्टी, सेफ्टी के बाद मुझे दिखा सपोर्टिव कोवर्कर, तो ये हो गया रिलेशंस, जो से सोशल रिलेशन बनाने हैं। तो सी के बाद मेरा ए आने वाला है, ये तो मुझे पक्का पता है। तो सी के बाद ए मेरा यहाँ पर है, और सी के बाद ए और कहीं भी नहीं है, तो मैंने इसी पे पढ़ा। फिर क्या है, वर्किंग वर्क प्लेस कंडीशन, वर्क सेफ्टी, वर्क प्लेस कंडीशन, ये दोनों रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले उसको वर्क प्लेस कंडीशन कैसी है, फिर वर्क पे उसकी सेफ्टी है या नहीं वो देखेंगे, खुद का सेफ्टी देखेंगे, फिर रिलेशंस देखेंगे लोगों से, फिर उसको आगे जब देखेगा कि मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, फिर जॉब चैलेंज, मतलब आगे प्रमोट करेंगे या नहीं प्रमोट। जब हमें सब ये सब चीजें क्लियर होता है ना, तो फिर हम चैलेंजेस देखते हैं कि हम अपनी और बढ़ाए ना, टॉप पे पहुंचते हैं जो। तो ये सीक्वेंस इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये किसी ने गलत किया है तो कुछ नहीं हो सकता भाई उसका, क्योंकि ये आपके सारे किससे रिलेट करते हैं, लीगल से गए हैं, लीगल वाले सब्जेक्ट से हैं। तो इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका है 1872, गुड्स एक्ट है 30, नेगोशिएबल है 1881, कंपनीज है 2013। ठीक है, इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट। आपको सारे ईयर्स याद होने चाहिए, आईटी का है 2000, ये सब याद होना चाहिए। अब देखिए ये भी ड्रॉप हुआ है, ये भी ड्रॉप हुआ है। इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड, इसके भी मुझे 2 नंबर मिले थे एक्स्ट्रा। इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिससे ट्विंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो है आईएमएफ और आईबीआरडी। आईबीआरडी को ही आगे वर्ल्ड बैंक कह दिया गया है ना, कुछ ईयर्स बाद उसी को वर्ल्ड बैंक बोल दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें बात हुई थी कि 1994 में किस क्या रिजल्ट क्या था ब्रिटेन वुड का। तो ब्रिटेन वुड का रिजल्ट तो ट्विंस थे, आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों थे, तो कोई एक आंसर कैसे हो सकता है ना। तो इसमें क्या दोनों आंसर होने चाहिए थे। तो इसका मैं बता देती हूँ, इफेक्ट का जो डेट था, इफेक्ट का जो डेट था वो 1945 और 1944, उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, अगर उन्होंने इफेक्ट के अकॉर्डिंग है पूछा है, वैसे तो क्लियर ही नहीं करा है, तो आईबीआरडी आंसर होता। इन्होंने आईएमएफ दिया था, आईबीआरडी होना चाहिए था, जो मैं खुद लगा के आई थी, शायद अभी देखूंगी, लेकिन आईएमएफ इन लोगों ने दिया था। तो 1944 तो नहीं आ रहा है, लेकिन इनके ऑपरेशन जो स्टार्ट हुए थे वो 1947 में आईएमएफ का हुआ था, और आईबीआरडी के ऑपरेशन 1946 में स्टार्ट हुए थे। ये आपका मैं बताऊं किसमें आया था, ईएमआरएस टीजीटी कॉमर्स का पेपर हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था ऑपरेशंस का, आईएमएफ और आईबीआरडी का। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अनक्लियर था कि वो इफेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं या सिर्फ आउटकम के बारे में पूछ रहे हैं, तो दोनों थे आउटकम तो। ठीक है, दोनों थे यहाँ पर, तो इसलिए ये क्वेश्चन हुआ ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 83, इसमें भी ईयर्स दिए हुए हैं, कुछ और भी ईयर्स मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट बनी हुई है जो मैंने एग्जाम टाइम पे अपने लिए बनाई थी एक पेपर पे। पूरी लिस्ट आपको चाहिए तो मैं फोटो खींच के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, जो मेरे चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो इसमें देखिए UNCTAD आपका 1964 का है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका 1995 है, नाफ्टा है आपका 1994 एंड एशियान है 1967 और IFCI है 1948, SBI एंड ICI 1955, IDBI 1964 ये आता है। ये आपके कब पूछा था, जून का जो कैंसिल हुआ ना पेपर 2024 का, तब भी पूछा था। और मतलब ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है एक्जिम और नाबार्ड के बारे में, सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है, कभी कुछ आता है। सितंबर में आया था, सितंबर में जब रीनेट हुआ ना तब भी आया था, सीक्वेंस में लगाने के बाद डेट वाइज। तो उसमें क्या है ना, क्योंकि इन दोनों की डेट क्या है, सेम है, 1982 सेम है, लेकिन 1 जन और 12 जन से फर्क पड़ जाता है। तो 1 जन वाला एक्जिम है बड़ा, है ना, और नाबार्ड है छोटा। इसको मैंने इसलिए एक्जिम पहले लिखा है, ऐसे ही आप लिखिएगा, एक्जिम पहले लिखिएगा, नाबार्ड बाद में, क्योंकि आपको सिर्फ इमेज में ये भी इमेज याद रहेगी ना, एक्जिम पहले लिखा है और नाबार्ड बाद में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 जन और 12 जुलाई का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लिस्ट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप पूरी कॉपी नहीं ढूंढ सकते। जो लिस्ट आप बना लेंगे ना डेट वगैरह की, हेडक्वार्टर्स की वजह से हेडक्वार्टर नहीं पूछा जाता, यही पूछे जाते डेट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन लॉजिकल सीक्वेंस टू कंप्यूट नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका बताना है। अब देखिए ए में ही देखो क्या लिखा हुआ है, ए में क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसको फलाना फलाना इस तरीके से कैलकुलेट। तो पहले कैलकुलेट कर लोगे पूरे प्रोसेस, इसी का तो प्रोसेस पूछ रहा है, तो सबसे पहले उसी कैलकुलेट करके बैठ जाओगे, तो फर्स्ट पॉइंट ये तो होने वाला नहीं है। ये कैलकुलेट ऑल कैश आउटफ्लो, जैसे हमने अभी कोई क्वेश्चन भी करा था, तो उसमें पहले क्या करते हैं हम लोग, आउटफ्लो करते हैं जो कि 18,500 का था ऊपर, फिर हमें इनफ्लोज की लिस्ट दे रखी थी, फिर क्या करते हैं आउटफ्लो की और इनफ्लो की सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि आउटफ्लो भी तो हमारा कई पार्ट्स में हो सकता है ना, जैसे इनफ्लो हर साल आ रहा है तो आउटफ्लो भी हो सकता है। तो प्रेजेंट हमने आउटफ्लो मानो 10 साल पहले किया था, तो अभी उसकी क्या वैल्यू है, 10 का वो मानो 100 हो गया है, अभी इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, और जो हमें इनफ्लो आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फिर उनका सम करेंगे और माइनस करेंगे। तो यही इसका प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले आउटफ्लो देखेंगे, आउटफ्लो देखेंगे, फिर आउटफ्लो के बाद आपको कैश इनफ्लो देखेंगे कि इनफ्लो कितना किया, इनफ्लो कितना किया, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लो, आउटफ्लो का करेंगे पहले, है ना, आउटफ्लो देखा है तो फिर आउटफ्लो का करेंगे, फिर इनफ्लो देखा है तो फिर इनफ्लो का कर लेंगे, फिर उनको माइनस कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस नेट वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मेरा तो सिर्फ ज्यादातर इसी से निकल गया था, बी और ए से, कि बी स्टार्टिंग में आने वाला है और ए लास्ट में आने वाला है। तो बीच का तो फिर क्योंकि मैंने और भी पॉइंट्स पढ़े तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, सेटिस्फाइंग नहीं लगा, तो मैंने सी पे टिक कर दिया और ये मेरा करेक्ट हुआ, ठीक है। इसके लिए मैंने ये वाला जो है, इसके लिए मैंने एक रील भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले आपका होता है फ्री ट्रेड ट्रेड एरिया, उसके आपका होता है कस्टम, कॉमन एंड आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो जो मुझे याद रहता है, मुझे सबसे ज्यादा याद रहता है फ्री ट्रेड एरिया सबसे पहले है, पॉलिटिकल सबसे लास्ट में। तो आपका है ये ए लास्ट में आना चाहिए और बी सबसे पहले, तो बी सबसे पहले ए लास्ट में, और किसी में है ही नहीं, फटाफट से मैंने ये आंसर लगा दिया। क्योंकि मुझे थोड़ा कस्टम और कॉमन में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग सी से है, और इकोनॉमिक का भी पता है कि लास्ट में आता है, पॉलिटिकल से पहले, इसका भी मुझे कंफर्म रहता है। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो उसके कंफ्यूजन के लिए उन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्होंने जो मुझे पक्का पक्का वाला पता है कि एफटी और पॉलिटिकल मेरा फर्स्ट एंड लास्ट में आता है, वैसा ही ऑप्शन इन्होंने दिया है, और उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया है। फर्स्ट मैंने फट से क्लिक कर दिया, ठीक है। मतलब ऐसी अप्रोच ना प्रैक्टिस से आती है, जब आप मॉक्स दे चुके हो, रिवीजन अच्छा खासा कर चुके हो, एक आध पेपर में पहले फेल भी हुए हो, क्योंकि मैं तो हुई हूँ। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट स्टेप बाय स्टेप रिगार्डिंग कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जब आपको इनकम टैक्स में निकालनी होती है तो सब हेड से आप लेते हैं, तो इसमें क्या करना है, पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए, भाई कोई व्यक्ति की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं और वो उसने कमाई है बाहर, उसको यहाँ पे टैक्सेबल करना है नहीं करना है, तो वो तो उसके स्टेटस से पता चलेगा ना कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस है या आपका एनआरआई है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका ई हो गया, तो देखिए और कुछ है ही नहीं, और ए लास्ट में देखो कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो ग्रॉस टोटल इनकम का ही कह रहे हैं, तो सब सारे काम करने के बाद ना कंपटीशन करा होगा, तो ए लास्ट में आना था मेरा, तो बस इसी से ये भी क्वेश्चन हो गया मेरा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो सिर्फ मैंने बीच का देखा भी नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अभी देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे ना, इनकम के हर हेड से इनकम निकालेंगे, हर हेड से 5 हेड होते हैं ना, सी क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस और माइनर का करेंगे, फिर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड्स करेंगे, और फिर लास्ट में हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस काफी
सिंपल थे, लेकिन वही बात है, अब किसी ने पढ़ाई नहीं करी है तो उसको भी ये सिंपल नहीं लगेंगे ना, तो इसलिए रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रिवीजन इज मस्ट मस्ट मस्ट। ये क्वेश्चन इसमें बार बार नाम बदल बदल के देते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का आपको लॉजिकल सीक्वेंस बताना है, ये मुझे नहीं आता था, शायद गलत भी था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसका जो मैंने बाद में चेक किया तो वही आंसर ठीक है। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट ना वो होता है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, बुक्स में इंडेक्स होता है ना, कौन से पेज पे, पेज नंबर 9 पे ये वाला चैप्टर है, फिर 15 पे है, उसको इंडेक्स हम लोग अपनी भाषा में हमें यही बताया था स्कूल में, लेकिन उसे अब पता चला है जब यूजीसी की तैयारी करी, रिसर्च पढ़ा, कि उसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस याद रखिए, सबसे पहले आपको लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है, सी है टाइटल पेज, फिर ऑथराइजेशन स्टेटमेंट, फिर एग्जीक्यूटिव समरी एंड लास्ट में आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा सीक्वेंस, इसका कुछ लॉजिक वगैरह नहीं है, बस याद करना पड़ेगा कि क्या पहले आता है क्या बाद में। देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे क्या आता था, इस क्वेश्चन में मुझे दो चीजें बहुत अच्छे से आती थी, फॉरवर्ड मार्केट और आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, फॉरवर्ड, एफ फॉर फॉरवर्ड और एफ फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हमने कोई बात पक्की करके रखी है कि फ्यूचर में करेंगे। देखिए, वेयर ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इनटू फॉर सेटलमेंट ऑन फ्यूचर डेट, तो बी का मेरा हो गया थर्ड। आर्बिट्रेज का है मेरा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिस्क बाय एक्सप्लोटिंग प्राइस डिफरेंसेस इन डिफरेंट मार्केट, से मुझे पता चला कि आर्बिट्रेज है। आर्बिट्रेज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, अगर दो तरीके के मार्केट है, ए एंड बी, और यहाँ पे पोटैटो बिक रहा है, पोटैटो ही ले या टमाटर ले लेते हैं, चलो टमाटो बिक रहा है ए में, मानिए 12 रुपया किलो, और बी में बिक रहा है 5 रुपए किलो, तो ये वहाँ यहाँ का जो व्यक्ति है वो क्या करेगा कि बी से ला के यहाँ पे 12 में बेचेगा, बी से ला के यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मानो डिमांड रेज हो गई, बी में डिमांड रेज हो गई, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी तो बढ़ता है ना, तो यहाँ भी धीरे 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 धीरे, और यहाँ इसका, और यहाँ ये वाला जो 12 ये रेट कम, ऐसा सिचुएशन आएगा कि यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, डिमांड एंड प्राइस ना, दोनों जगह प्राइस इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से डिमांड और इसकी मार्केट कंडीशंस हो जाएंगी, तो उससे, और हम यहाँ क्या कर रहे थे कि जो दूसरी मार्केट है वहां से उठा के और यहाँ प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे थे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिस्क लेस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉटिंग प्राइस ऑफ डिफरेंट, यहाँ इस वाली मार्केट के प्राइस को, बी की मार्केट है जो, उसके प्राइस को हम एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यहाँ हमने डिमांड बढ़ा दी तो वहां भी प्राइस बढ़ गया ना, एक्सप्लॉइट कर दिया ना, तो वो आर्बिट्रेज होता है। और आर्बिट्रेज की बात किसने किया, मोदी गिलानी, मोदी गिलानी ने, है ना, अप्रोच। ठीक है, इसकी तो ये वाले हो गए दो। अब एक्सचेंज रेट क्या है और डायरेक्ट कोटेशन क्या है। एक्सचेंज रेट आपको क्या बात करता है, इट इज अ प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ अ करेंसी इन टर्म ऑफ सम अदर यूनिट ऑफ करेंसी। एक्सचेंज रेट वो होता है कि किसी की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के कंपेयर करते हैं जब, तो बचा ये डी डायरेक्ट कोटेशन, ये बच गया हमारा ऊपर वन के साथ। ठीक है, तो बी का थर्ड, सी का सेकंड, बी का थर्ड, सी का सेकंड, ए का फोर्थ हुआ और डी का वन हुआ, इस ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी रिपीटेड है, पीवाईक्यू है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस पहले भी आ चुका है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपस में ओपोजिशन और इनकम्पेबिलिटी होती है, एक दूसरे से झगड़ा होता है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन होता है, तो बी और डी। फिर उसके बाद क्या होगा, इंटेंशन सबकी सेम हो जाती है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो जाता है इंटेंशन, फिर बिहेवियर, आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले बिहेवियर हो जाते हैं, फिर ए आपका आउटकम हो जाता है, फिर आपका ग्रुप अलग अलग हो जाता है एज यूजल जितने टाइम चलना था, तो ये हो गया आपका सेकंड। ये आउटकम देखिए लास्ट में आना था, ये आपको पता होना चाहिए। सब लोग मिलते हैं नए नए, तो उनमें ओपोजिशन और इनकम्पेबिलिटी आती है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, तो वो बी आपको स्टार्टिंग का पता होना चाहिए कि बी आएगा। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन हो जाने वाला था, क्योंकि कहीं और कंफ्यूज करने के लिए बी और ए है भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 90, मेरा ये गलत हुआ था क्वेश्चन, हम 90, ये कंफ्यूजिंग था, शायद मैंने पढ़ा नहीं था इसको जीएसटी के बारे में ज्यादा। तो इसमें क्या है कि वेस्ट बंगाल से सामान चंडीगढ़ जा रहा है और पौंडीचेरी से चेन्नई जा रहा है, तो दोनों में ही ना ये यूटी है और ये यूटी है, जब यूटी आता है ना तो आईजीएसटी लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेटेड होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। अगर सिर्फ करंट एसेट्स की बात करें, हम सिर्फ करंट एसेट्स की बात करें तो वो आपका होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, है ना। ठीक है, सिर्फ करंट एसेट्स की बात है तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 92। इसमें आपको दिया हुआ है कॉस्ट, ये कॉस्ट से है, फाइनेंस से है, डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको मैं बता दूं, जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो ऊपर, नीचे नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई 100, ये विदाउट टैक्स वाला है, और टैक्स भी है तो 1 माइनस टैक्स का रेट अपॉन फिर से एनपी मल्टीप्लाई 100। और अगर आप प्रीमियम भी दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम भी प्लस होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, बेटा कंपनी लिमिटेड इशू 10% परपेचुअल डेट, तो इंटरेस्ट क्या है 10% है, कंपनी का टैक्स रेट, तो टैक्स क्या है 50% है। ठीक है, कॉस्ट बतानी है बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स, एज्यूमिंग द डेट इज इशूड एट 10% प्रीमियम, और प्रीमियम भी है 10%। तो अभी क्या होगा, पहले हम बिफोर टैक्स देख लेते हैं। बिफोर टैक्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें प्रीमियम प्लस होगा क्योंकि प्रीमियम पे दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट है मेरा 10%, नेट प्रोसीड में मानूंगी 100, 100% मतलब 100 में 10% प्रीमियम मल्टीप्लाई 100, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 9.09% आ जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर टैक्स देखो, आफ्टर टैक्स क्या है 10, 1 माइनस 50% है तो उसे 0.5 लिखेंगे, या 0.50 भी लिख सकते हो, और नीचे 110, इन दोनों का सम, क्योंकि प्रीमियम तो है ही ना। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो जो आपका आंसर है आने वाला है वो 4.54 आएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूलाज के बारे में पता था तो ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्पशन ऑफ ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में क्या होता है, ओलिगोपॉली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। देखिए, वन सेलर नहीं, काट दो पहले ही। फ्यू सेलर, हाँ ये हो सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ये नहीं, तो ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, तो बचा गया बस, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ज्यादा सोचना ही नहीं था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार। एंट्री ऑफ न्यू सेलर इज रिस्ट्रिक्टेड, हाँ न्यू सेलर, क्योंकि जो ओलिगोपॉली होती है ना उसमें कुछ ही सेलर होते हैं और वो ऐसी चीज बना रहे होते हैं जैसे बाइक है, कार है, तो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कोई भी नहीं आ सकता कि कोई भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो जाए, फ्री एंट्री नहीं है, बहुत खर्चा लगता है, तो रेस्ट्रिक्टेड है इसीलिए। ठीक है, और फर्म्स इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है, अगर एक भी रेट बढ़ा देता है तो दूसरा भी रेट बढ़ा देता है, या फिर एक रेट डाउन करता है तो दूसरे को भी रेट डाउन करने पड़ जाते हैं, या फिर एक कार्टल बना लेते हैं। कार्टल का क्या मतलब होता है, आपस में बात कर लेते हैं कि भाई देखो 1000 से नीचे नहीं बेचना, तो सारी 1000 से नीचे नहीं बेचेंगे, क्योंकि जब ये 4 लोग हैं, 4 सेलर हैं और चारों ने ही रेट 1000 कर लिया तो कस्टमर जाएगा कहाँ, इन्हीं से खरीदना पड़ेगा किसी न किसी से। और यहाँ पे किंग डिमांड शेप कर्व होता है, क्या होता है, किंग डिमांड कर्व, ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये PYQ है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट से है, स्क्यूनेस के बारे में। स्क्यूनेस आपका एक होता है, ये है राइट स्क्यूड, ये है लेफ्ट स्क्यूड, एक होता है कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, इस तरीके से बेल शेप होता है ना, इस तरीके से होता है। अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि ट्रू बताओ स्क्यूनेस के बारे में। डेटा स्कैटर्डनेस इसमें हम देखते हैं, तो इट इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ भाई ये तो है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है इसमें। आगे क्या है, फॉर द राइट स्क्यूड मीन इज टू बी इन राइट, राइट स्क्यूड का डायग्राम ये रहा, मीन, ये मीन है, ये मोड है, और बीच में होता है आपका मीडियन। ठीक है, इन तीनों की पोजीशन आपको पता होती तो ये क्वेश्चन सही होता, मैं कंफ्यूज हो गई थी तो मेरा हो गया था गलत, राइट लेफ्ट में इनमें कंफ्यूज हो गई थी, मैं इनका नाम भूल गई थी कि कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में, मैंने ये रिवाइज शायद नहीं किया था ढंग से, तो ये मेरा गलत हुआ था क्वेश्चन। और तो इसमें मैंने जब बाद में आके चेक किया तो राइट स्क्यूड में क्या होता है, देखिए मीन राइट में है, सबके राइट में है, मोड के भी और मीडियन के भी, तो राइट ऑफ मीन इज द राइट ऑफ मीडियन, हाँ ये ट्रू हो जाएगा। राइट स्क्यूड में मीन इज टू बी राइट ऑफ मोड, मोड के भी राइट में, हाँ मोड के भी राइट में है ना, राइट में है ना, इस तरीके से ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो मोड के भी राइट में मीन है और मीडियन के लिए भी राइट में है मीन, तो ये दोनों ट्रू हो गए, तो आपका ABC ट्रू हो गया। अब इसमें राइट स्क्यूड में कहा कि मीन इज टू बी द लेफ्ट, लेफ्ट में है मीडियन की, लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में तो लेफ्ट स्क्यूड में होता है। इस तरीके से ये डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। PYQ आया था टेल के बारे में, है ना, शायद सितंबर में आया था कि लेफ्ट स्क्यूड है तो टेल किधर होगी, राइट में होगी कि लेफ्ट में होगी, किधर होगी, लेफ्ट में टेल है तो कौन सा स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आया था, तो डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। अगर राइटली स्क्यूड है ना तो ये जो टेल है आपकी राइट में ही है, देखो राइट में, ये लेफ्ट और ये राइट, और लेफ्टली स्क्यूड है लेफ्ट, तो
लेफ्ट में टेल है, ये टेल लेफ्ट में है ना, और स्क्यूड नहीं है किधर से भी, तो वो ये रहा नॉर्मल कर्व। तो ये हो गया, तो ये दोनों आपके पॉइंट्स हो गए गलत, ये हो गया ट्रू। और बाकी आपको क्या ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। लेफ्ट स्क्यूड है और इनमें मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या है, यहाँ पे मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या है, और ये Q3 Q2 Q2 Q1 का क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे भी मोर है और यहाँ पे भी मोर है, यहाँ पे इस तरीके से मीन लेस है तो यहाँ पे भी लेस है। ये वैसे याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, वरना नोट डाउन तो आपको करना ही करना है। और यहाँ पे जो Q2 है, Q2 को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 95, इफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग, पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो क्या कर दिया, नोवेशन हो गया। वेवर रेमिशन अल्ट्रेशन तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है, नोवेशन है न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बेसिक सी टर्म थी, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल था नहीं पढ़ने के लिए। इसमें क्या है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। डिबेंचर हो गया, बोरोइंग, प्रेफरेंस, इक्विटी, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी। तो ये कब होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, या ये कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा कि हम कहाँ से फंड लेके आई है कंपनी, डिबेंचर से लाई है, शेयर से लाई है, इक्विटी से लाई है, कि प्रेफरेंस से लाई है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इसके बारे में बात होती है। वर्किंग कैपिटल के बारे में अभी हमने बात करी है ऊपर, ग्रॉस क्या होता है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इस पे तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है, टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो जर्नल जर्नल एंट्रीज के नाम से लेटेस्ट में एक वीडियो बनाई है, उसमें मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड बताए हैं जर्नल एंट्रीज बनाने के। तो ये जो टाइप ऑफ अकाउंट है ना, ये आपके ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं, तो ये मैंने उस वीडियो में काफी अच्छे से बताया, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि आप यहाँ 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, और एक होता है नॉमिनल। वैसे तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, मैं बता देती हूँ। नॉमिनल में क्या आता है ना, आपके इनकम या गेन, गेन, एक्सपेंस और लॉस, ये 4 टाइप के अकाउंट हैं, वो आपके नॉमिनल में आते हैं, है ना। रियल में आपके क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। बाकी सब बचा हुआ ना आपका पर्सनल में आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिसमें ये प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग लिखा है, एक्रूड लिखा है, आउटस्टैंडिंग लिखा है, या फिर एक्रूड इंश्योरेंस या एक्रूड कमीशन लिखा है, वो सब आपके पर्सनल में आते हैं। ठीक है, पर्सनल में आने वाले हैं। तो इसके मैं इसमें उस टाइम कंफ्यूज हुई थी, क्योंकि मैं सच्ची में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी अकाउंट में, लेकिन अभी मुझे बहुत क्लियर है। मैंने उसके बाद जब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ ना, तो मैंने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से किया, जिससे कि दोबारा मिस्टेक ना हो। Which of the following points are considered as a factor determining the working capital of the firm? वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी। मेरा एक बिजनेस है, मानिए मैंने एक स्मॉल सा बिजनेस खोला है, और एक मेरी फ्रेंड है जिसने 10 साल पहले से बिजनेस खोला हुआ है, तो उसका मानिए मीडियम बिजनेस हो चुका है। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लेस लगेगी और यहाँ पे मोर होगी, क्योंकि भाई वो पहले से काम कर रही है, उसने ज्यादा लोगों में स्कोप करा हुआ है, ज्यादा एरिया उसका बड़ा है, तो नेचर है ना, इसमें होगी। तो हम साइज से भी पता कर सकते हैं, साइज ऑफ बिजनेस से पता कर सकते हैं। बाकी लिखा है नेचर, बेसिक नेचर, नेचर से भी पता कर सकते हैं कि हम कैसा सामान बेचते हैं। मानिए कि हम क्या बेचते हैं, हम तो टॉफी बेचते हैं, और एक क्या है, मशीनरी बेचते हैं। ठीक है, तो उनका नेचर अलग हो गया ना, ये कैसा गुड बना रहे हैं, ये कैसा गुड्स बना रहे हैं। कोई आपका कंज्यूमर गुड बनाएगा, कोई आपका इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड गुड बनाएगा। तो बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस से भी पता चलता है कि कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। बेसिक बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन मतलब जैसे आपने बनाया, मार्केट में होलसेल को बेचा, फिर रिटेलर पर गया, फिर कंज्यूमर ने लिया, तो क्या साइकिल है, मतलब आपका पूरा क्या, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये नहीं है। मतलब ये है कि आपने गुड्स बनाया और आपने उसको बेचा, जैसे होलसेलर को बेचा या किसी भी बिजनेसमैन को बेचा, उसने उधार ले लिया, या फिर कितने टाइम में आपका सामान बिक जाता है, और उधार के बाद उसने कितने दिन में पैसे वापस दिए। तो ये आपका साइकिल है, पूरा साइकिल कितने दिन में पूरा होता है ना। वो फ्लक्चुएट करता है, किसी का मतलब 6 मंथ्स में ही है, या 12 मंथ्स में है, या 14 मंथ्स का उसका साइकिल है, बिजनेस साइकिल है। मतलब सामान बिक के पैसे पूरा कंप्लीट हो जाता है, स्टॉक बिक के और पैसे आ जाते हैं वापस से प्रॉफिट के साथ।
तो फ्लक्चुएट करता है। अब भाई किसी का कम होगा तो उनको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी क्योंकि उनके पास पैसे ऑलरेडी आ जाते हैं, और किसी का 14 मंथ्स का है, पैसे लेट आते हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा ही ज्यादा रहेगी, है ना। और क्रेडिट पॉलिसी कैसी है फर्म की, कि उधार दे देते हैं, क्या उधार देते हैं या नहीं, उधार दे देते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगी, उधार नहीं देते हैं, कैश में सारी सेल कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल की इसके कंपेरिजन में लेस नीड रहेगी। तो ये ABC, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा का पूछा नहीं है, 3 या 2, तो ये 3 है, और ये PYQ है, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें आप इंटरेस्ट जो होता है आपका फिक्स्ड पे होता है, वर्किंग कैपिटल से इसका कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉय स्किल का भी वर्किंग कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a mandatory measure for correcting disequilibrium in the balance of payment? balance of payment में disequilibrium आ रहा है, एक्सपोर्ट कितना किया और इंपोर्ट कितना किया, उन दोनों में डिफरेंस है, तो वो आपका कैसे होगा कम, करेक्ट कैसे होगा, उसको इक्वल करना है, तो कैसे नहीं होगा, मॉनेटरी मेजर नहीं है, मेजर तो है लेकिन मॉनेटरी नहीं है, मॉनेटरी मतलब पैसों से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें क्या एबोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एबोल्यूशन कर दिया, हटा ही दिया है बिल्कुल, तो ये मॉनेटरी नहीं। हाँ ये इसमें ना कंफ्यूजन था, शायद मुझे लगा ये ना ड्रॉप हुआ है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने पूछा नॉन मॉनेटरी, तो एक्सचेंज कंट्रोल होना चाहिए था ना, एक्सचेंज कंट्रोल, आप क्वांटिटी पे कंट्रोल कर रहे हैं, इसका पैसे से कोई मतलब नहीं, तो शायद ये ड्रॉप हुआ था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरीके से, इसका आंसर 3 होना चाहिए था। इन्होंने बोला एबोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, तो ड्यूटीज में तो मनी होता है ना, ड्यूटीज चार्ज की मनी में मिलेगी, उसको आपने माइनस कर दिया, तो हुआ तो मॉनेटरी मेजर ना, तो इसका आंसर 3rd होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर 3rd है, इसको मार्क करना भूल गई हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 100 तक अभी हो जाएंगे, और 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के बारे में पहली पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे ये दी हुई है। ट्रेजरी बिल ऑल्सो नोन एज टी बिल्स, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल बैंक इसको इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, लेस रिस्की होता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, दीज डू नॉट येल्ड एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस पे, अब कैसे वो मैं अभी बताऊंगी, फिर क्यों खरीदेगा कोई जब इंटरेस्ट ही नहीं मिलता भाई, तो क्या होता है, बट इशूड एट अ डिस्काउंट एंड इट रिडेम्पशन प्राइस एंड रीपेड एट पार, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इशू कैसे हुआ, डिस्काउंट पे हुआ, और रिडीम कैसे हुआ, पार पे हुआ, व्हेन इट गेट्स मैच्योर, बस यही इसमें खास बात है जो हमें सीखनी है। तो अभी पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, ट्रेजरी बिल आपका नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल मतलब हम किसी और को भी बेच सकते हैं, तू रख ले भाई, ठीक है, तू करा लियो इसे, बाद में मैच्योरिटी पे तू पैसे ले लियो, मुझे भी कुछ पैसे दे दो, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इशूड एट पार एंड रीपेड एट प्रीमियम, अभी पढ़ा ना, इशूड एट डिस्काउंट, रीपेड एट पार, यही है हमेशा का, ये कभी नहीं होता। तो बी तो गया, बी गया, बी गया, ठीक है, और ए आने वाला है, तो फिर 2 का कंफ्यूजन हुआ। आगे हाई लिक्विडिटी ऑन अकाउंट ऑफ, हाँ हाई शॉर्ट टेन्योर, क्योंकि शॉर्ट टर्म का है और लिक्विडिटी हाई है, हाँ एश्योर्ड येल्ड मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, हाँ क्योंकि गवर्नमेंट करवा रही है ना, गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है, तो है। और फिर क्या तरीका मैं भी बताती हूँ, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, इसमें क्या है, नहीं है ऐसा कॉस्ट, इसमें क्या है, जैसे कोई चीज 100 रुपए की थी, उसको 80 पे बेचा जा रहा है मार्केट में, और फिर जब आप उसे वापस बेचेंगे ट्रेजरी बिल को, ट्रेजरी बिल आपने 100 रुपए वाला 80 रुपए में खरीदा, और फिर जब आप उसको बाद में वापस बेचेंगे RBI को ही, तो वो 100 में खरीदेगी, तो ये जो आपने डिस्काउंट पे लिया और जितने का था उतने भी बेचा, तो उसे पार कहते हैं, और लिया था डिस्काउंट पे, तो उसकी डिफरेंस क्या है, 20 रुपया, तो यही आपका क्या है, प्रॉफिट, ठीक है, यही 20 रुपए क्या है, प्रॉफिट, तो इस ऐसे इसमें कमाते हैं। ये आपका एश्योर यील्ड है, क्योंकि आपने डिस्काउंट पे लिया है और पार पे ही बेचने वाले हैं, पार आपका वही रहने वाला है जो पहले था, पार चेंज नहीं होने वाला है ना, ये वाली अमाउंट जो है 100 पे, और ये चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। अब इसको नेगोशिएबल कैसे, आप किसी और अपने दोस्त को कहते हैं कि ले भाई 85 पे ले ले, 5 रुपए का फायदा करा दे मुझे, बस 20 का होने वाला है ना, ईच यूनिट अगर मैं मानूं कि 20 का होने वाला है, तो 15 का तुम ले लेना, तो ये नेगोशिएबल भी है, बेच सकते हैं इसको, ठीक है। मेरा चैनल प्लीज टेलीग्राम वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाली PDF अगर आपको चाहिए, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं, इस तरीके के जो जरूरी एक्सप्लेनेशन है वो लिखे हुए हैं। कोई भी आपका डाउट है आप प्लीज ग्रुप पे भेजिए, मैं सॉल्व करके दूंगी उसे जितना हो सकेगा। कोई भी बात करनी है, कोई भी परेशानी है पेपर को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके, क्या करें क्या छोड़ें क्या ना करें, तो आप मेरे ग्रुप में मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं,
एंड प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।